नमस्ते स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल विद योर प्रिपरेशन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर 21 से लेके और 25 का डिस्कशन। ओके, आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी प्रैक्टिस शीट और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और अगर अभी तक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कीजिए। देखो यही सही तरीका है बच्चों मैथ्स पढ़ने का, और उसके बाद फिर हमारे साथ उसके सॉल्यूशन देखिएगा। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो सबसे पहले वो काम करिए। और फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन। तो आइए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 जो है देखिए अपना वो कुछ इस तरह से है कि 9 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 9 फैक्टोरियल, इसका भी फैक्टोरियल है भाई, सॉरी, 9 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 9 फैक्टोरियल टू द पावर p फैक्टोरियल, राइट। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p? आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ p, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं मैं। तो कॉन्सेप्ट आप लोग ये याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। कोई भी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेके, लगातार नंबर लेके, आर लगातार नेचुरल नंबर लेके अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो वो हमेशा आर फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। इस पे पहले भी सवाल आए हुए हैं जेई में। एक और क्वेश्चन हमने बनाया जो इस पे देखते हैं कैसे करें। तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे बच्चों कि 9 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके आप कहां तक प्रोडक्ट करोगे, 9 फैक्टोरियल आने तक। जैसे इससे पहले वाला नंबर अगर लिखना चाहें तो वो क्या होगा, 9 फैक्टोरियल -1। ओके, तो यहां से यहां तक कितने हो गए, ये टोटल 9 फैक्टोरियल नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, 9 फैक्टोरियल नंबर्स, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से ना मैं 1 2 3 करके अप टू 9 तक, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में मैं स्टार्ट करता हूं 10 से लेके और अप टू 18 तक, राइट। तीसरे ब्रैकेट में मैं ले लेता हूं 19 से लेके और अप टू, कॉमा नहीं है सॉरी ये प्रोडक्ट है, अप टू 27 तक, एंड सो ऑन। यानी मैं क्या कर रहा हूं, हर एक ब्रैकेट में 9 टर्म्स ले रहा हूं। देखो 9 टर्म्स के ब्रैकेट बना लेते हैं ऐसे। अब 9 टर्म्स के ही क्यों बना रहे हैं, तो उसका लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ऐसे। तो पहले तो मुझे बताओ, देखो 9 टर्म्स का ब्रैकेट इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 9 फैक्टोरियल। यानी ये 9 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा ब्रैकेट, ये भी 9 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। टोटल बताओ यहाँ पे कितने ब्रैकेट बनेंगे। तो टोटल देखो कितने नंबर है, 9 फैक्टोरियल नंबर्स है। तो नंबर्स ऑफ ब्रैकेट कितना है, देखिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ ब्रैकेट्स दैट इज इक्वल टू टोटल कितने नंबर है, 9 फैक्टोरियल नंबर्स है। नॉनों के हमने पेयर बनाए हैं, ब्रैकेट बनाए हैं, तो टोटल कितने ब्रैकेट बन जाएंगे, हर एक ब्रैकेट में 9 क्वांटिटी है, तो उसको डिवाइड कीजिए इससे, यू गॉट 8 फैक्टोरियल, राइट। तो टोटल 8 फैक्टोरियल ब्रैकेट है। सो हियर देयर आर 8 फैक्टोरियल ब्रैकेट्स एंड ईच ब्रैकेट is divisible by 9 फैक्टोरियल, करेक्ट। क्योंकि हर एक में 9 टर्म का प्रोडक्ट है तो 9 फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर 9 फैक्टोरियल टू द फैक्टोरियल मस्ट बी डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो जाएगा ये बताइए जल्दी से, बाय 9 फैक्टोरियल टू द पावर, देखो ये 9 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, ये ऐसे टोटल 8 फैक्टोरियल ब्रैकेट है, तो 9 फैक्टोरियल टू द पावर 8 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आप ये 3 ब्रैकेट देखो तो 9 पावर क्यूब से डिवाइड होगा, तो ये टोटल हुआ इससे। तो इसका मतलब बच्चों P का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो गया, 8।
ओके अगर आप यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लेके डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 7 लेके करोगे तो भी हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर है 8। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 22, प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ रैंडमली चूज्ड chord of a circle lies between 2/3 and 5/3 and its diameter 5/3 of its diameter is p/6। ओके देखिए ऐसा है कुछ, ये एक सर्किल है, राइट। मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, r है। मान लो रेडियस क्या है भैया इसका r, ठीक है। तो इसका डायमीटर हो गया 2r। तो अब इसकी कॉर्ड 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर यानी कि 2r बोल दो, 2/3 ऑफ 2r यानी कि 4r/3, और एक है 5/6 ऑफ 2r यानी कि 10/6 बोल दो या 5/3 बोल दो r। ओके ये बोल रहा है कि इसको लेंथ L1 बोल देता हूं भाई मैं, और इसको एक लेंथ L2 बोल देता हूं। ये बोल रहा है कि अगर मैं रेंडमली कोई कॉर्ड यहां ड्रॉ करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉर्ड होगी उसकी लेंथ L1 से तो L1 और L2 के बीच में आएगी, ये क्वेश्चन है। ओके प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ L of randomly chosen chord lying between 4r/3 and 5r/3, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ सिंपल सा यूज होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो सर्किल में लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ कॉर्ड किस पे डिपेंड करती है? देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड डिपेंड करती है बेटा उसका जो मिड पॉइंट होता है ना उस पर। जैसे मान लो ये किसी लेंथ का मिड पॉइंट है ना, किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये कॉर्ड हो गई ऐसी। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, करेक्ट। ये लेंथ जो है परपेंडिकुलर की, ये मैं x मान लेता हूं यहां से, और ये 1 है। देखो अगर ये लेंथ x है बेटा और ये 1 है, ओके, तो मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई? √1 - x²। तो इस कॉर्ड की लेंथ L कितनी हो गई? 2 टाइम √1 - x²। ओके अब देखो जितने भी ऐसे पॉइंट हैं जो सेम लेंथ का कॉर्ड बनाएंगे वो सब आपको कहां पाए जाएंगे? इस सर्किल पे। देखो इस सर्किल पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, राइट, तो उसकी यहां से डिस्टेंस x ही होगी, तो उसको एज ए मिड पॉइंट लेके हम कॉर्ड बनाएंगे तो लेंथ यही निकल के आएगी। ओके अब ये लेंथ मैं क्या चाहता हूं कि 4r/3 और 5r/3 के बीच में हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब 2√1 - x² इज लाइंग बिटवीन 4r/3 एंड 5r/3। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि यहां से हमें क्या वैल्यू मिलता है। यहां मैंने 1 ले लिया भाई गलती से, इसको मैं सही कर लेता हूं। यहां पे हम r ले गए थे इसकी रेडियस, तो ये r² - x² है। नाउ दैट्स करेक्ट। तो सिंप्लीफाई दिस, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, कितना आएगा? देखो 16r²/9, ये हो गया 4r² - x², और इधर हो गया बच्चा 25r²/9। ओके भाई, यहां से देखो आपको क्या मिलेगा कि x² का वैल्यू कैसा होना चाहिए। तो x² का मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको इससे। तो देखो कितना मिलेगा, ये 4 को यहां डिवाइड कर दो, 25/36 r², और ये x उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो r² में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो 36 - 25 बोले तो कितना हो गया बच्चों? 11/36, राइट। सो 11/36 r²। ओके अब आता है इधर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x² शुड बी लेस देन r² - 4/9, यानी ये हो गया 5/9 r²। ओके जी, आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। देखो बच्चों वापस से यहां देखिएगा, ये सर्किल अपना कंप्लीट, राइट। अब यहां पे कॉर्ड की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? एक पॉइंट पे जिसको हम मिड पॉइंट लेके कॉर्ड बनाएंगे। तो मैं अगर आपको बोलूं कि रैंडमली टेक अ पॉइंट ऑन दिस सर्किल, तो वो आप कहां ले सकते हैं? पूरे सर्किल में कहीं भी ले सकते हैं, राइट। तो यहां देखिए हम क्या काउंट नहीं कर सकते कितनी पोजीशन होगी पॉइंट की, दे आर इनफाइनाइट पोजीशन। तो जब हम काउंट नहीं करते तो हम मेजर कर लेते हैं, यानी यहां पे जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा ये इस तरह से होगा, दैट इज जनरली अपन क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल केसेस। यहां ऐसे ना हो कि क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ
टोटल रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फेवरेबल रीजन, राइट। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। और अगर देखिए जब काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है तो कई बार हम मेजरमेंट से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वो लेंथ का मेजरमेंट हो सकता है, एरिया का हो सकता है, या वॉल्यूम का भी हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। यहाँ देखिए x जो है इस पूरे एरिया में कहीं भी लिया जा सकता है, तो ये पूरा का पूरा अपना टोटल एरिया हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया बेटा, सर्किल के एरिया के बराबर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब फेवरेबल एरिया अगर तुम्हें चाहिए तो उस पॉइंट की, x क्या है, इस पॉइंट की ओरिजिन से मतलब सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में आनी चाहिए। यानी देखो ऐसे, ये मान लो सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से ये डिस्टेंस है और रूट 11 r/6, तो रूट 11 r/6 पे ये एक सर्किल हो गया ऐसे। तो जितने भी पॉइंट इस डिस्टेंस पे हैं वो सब इस सर्किल पे आएंगे। और ये है 5/9 रूट 5/3r, ये डिस्टेंस है मान लो यहां तक की, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाओ ऐसे, और ये जो सर्किल है इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे उनकी सेंटर से डिस्टेंस रूट 5r/3 होगी। हमें इनके बीच में चाहिए, तो हम x कहाँ ले सकते हैं, इस एरिया में कहीं भी ले सकते हो आप, इस वाले एरिया में। इसमें अगर आप कहीं भी पॉइंट x लेते हो और उसको मिड पॉइंट लेके कॉर्ड बनाओगे तो उसकी लेंथ पक्का इन दोनों कॉर्ड की लेंथ के बीच में ही आएगी। तो ये हमारा फेवरेबल एरिया हो गया। अब बताओ ये एरिया कितना है, तो ये एरिया कितना है भाई, इस सर्किल का एरिया माइनस इस सर्किल का एरिया, यानी कि पाई और 5/9 r² माइनस पाई और 11/36 r²। ओके वाल को देखिए, पाई r² कॉमन आगे कट जाना है, बचेगा क्या, 5/9 माइनस 11/36, एलसीएम ले लो, कितना 36, और ये कितना हो गया 9 4 20 20 माइनस 11 9/36, फाइनली यू गॉट 1/4। सो योर आंसर इज 1/4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और हमसे क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी ही पूछी गई है, आइए देखते हैं। P प्लस क्यू बोला हमको, है ना, तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा 5, मतलब ये P है मान लो, ये Q है, सो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। तो आपका आंसर है बच्चों 5। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, राइट, जब हम इस तरह से एरिया कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 23 देखिए कैसे है। टू डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट 0 to 10, ओके, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सेट है। यहां से मुझे 2 नंबर्स चूज करने। अब करना क्या है आगे वो देखो। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एंड पॉजिटिव डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4, ओके, यानी उनका सम एंड डिफरेंस कैसे होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे मान लो जैसे 2 नंबर मैंने x और y लिए, तो एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि भाई x प्लस वाई भी 4 का मल्टीपल हो, करेक्ट, और x माइनस वाई भी 4 का मल्टीपल हो। हमने ऐसा मान लिया कि x ना y से बड़ा है, पॉजिटिव डिफरेंस बोला है वैसे, ओके। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। करना क्या है फिर, इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस, और वो है x/55, तो x बताना है क्या होगा, ओके। प्रोबेबिलिटी निकालनी, पहले उस पर आते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो ये हो गया कि नंबर ऑफ टोटल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, करेक्ट। तो देखो टोटल केसेस में तो कोई डाउट ही नहीं है, तुम्हारे पास टोटल कितने नंबर हो गए 11 में से 2 नंबर आपको चूज करने हैं, तो दैट कैन बी डन बाय 11c2 एच, राइट। 11c2 कितना हो गया 11 10/2 55 ही हो गया ये, ओके। तो बस फेवरेबल केसेस निकालने, वही आपका आंसर है। यहाँ आ जाओ बच्चों, देखो अगर ऐसा है कि ये 4 का मल्टीपल है, इसको कुछ और लिख लेते हैं, 4m लिख लेते हैं, ये भी 4 का मल्टीपल है। देखो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बच्चों तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज 2 टाइम k प्लस m, सही है, 2x आएगा, 4k प्लस 4m 2 से डिवाइड कर लिया। सिमिलरली y का वैल्यू मिलेगा 2 टाइम k माइनस m। देखो खास बात आपको बताता हूं मैं, k प्लस m और k माइनस m दोनों साथ साथ, दो नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ साथ ऑड या इवन होता है। अगर ऑड है तो दोनों ऑड होंगे, मतलब 2 नंबर ले लो कोई भी आप,
अगर उनका एडिशन ऑड आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन भी ऑड आएगा, अगर उनका एडिशन इवन आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन भी इवन आएगा। तो यहाँ से आप समझने वाली बात है। देखो क्या होगा बच्चों, या तो एक्स और वाई मुझे ऐसे चूज करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों ही किस टाइप से, 2 टाइम ऑड नंबर, क्योंकि ये ऑड होगा तो ये भी ऑड होगा। तो अगर मैं ऐसे चूज करूं 2 टाइम ऑड नंबर, तो बताओ इसमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 टाइम ऑफ अ ऑड नंबर है। एक तो हो गया 2, ये 2 इंटू 1 है, ठीक है, 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 3 6 है, ठीक है, फिर 2 इंटू 4 नहीं सॉरी 2 इंटू 5 10 है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं। तो इन 3 में से कोई भी 2 ले सकते हो आप। तो इनमें से कोई भी 2 चूज करें, कितने तरीके हैं, 3C2 यानी कि 3। सिमिलरली दूसरी बात ऐसा भी ले सकते हैं कि 2 इंटू इवन नंबर, इवन नंबर का डबल, ऐसे लो दोनों। इवन नंबर का जो डबल हो गया वो 4 से मल्टीपल हो गया, मतलब 4 का, यानी कि ये हो सकता है 0 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, बस आगे 12 है जो है नहीं। तो यहाँ भी ये 3 पॉसिबल नंबर, इनमें से कोई भी 2 ले लो आप, जोड़ोगे तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से 2 चूज करने के तरीके हुए 3C2 अगेन 3, 3 + 3 टोटल 6 वे हो गए हमारे पास। तो बच्चा ये 6 आ गया आंसर। तो यही आपका आंसर है 6, x/55 बोला हुआ है। ओके, तो समझ में आया कैसे हम लोगों ने हैंडल की ये प्रॉब्लम। ये भी बहुत आसान सी ही प्रॉब्लम थी, बस आपको इतना ही देखना था, सम कब 4 से डिविजिबल होगा, प्रोडक्ट कब 4 से डिविजिबल होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2 नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ इवन या ऑड होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अच्छा बच्चों देखो, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वीडियोस देखे मैंने जहां लोग जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक बहुत बता रहे हैं, और बहुत से बच्चे भी ऐसे डिमांड करते हैं, चाहते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक बताई जाए, राइट। लेकिन अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर आपका टारगेट जेई एडवांस है, तो फिर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सर्च करनी चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्ट ट्रिक फॉर जेई एडवांस। बेटा सेट पैटर्न, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बना दूं कि देखो ये क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट याद कर लो, इसमें एबीसी का वैल्यू डालो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो तुम ऐसे कितने क्वेश्चन की याद करोगे, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, जेई एडवांस वाले रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, या एक सेट पैटर्न के तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं। आपको क्वेश्चन को वहीं समझना होगा, ओके। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए। हाँ, किसी प्रोसेस का शॉर्ट ट्रिक अगर आप कर सकते हैं, मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है, वो मैं भी आपको बताता रहूँगा वक्त आने पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंशिएशन है जो बार बार यूज होता है, तो हम उसको सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन है, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन तुम किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, तो उससे जेई एडवांस में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे रैंक निकालनी होती है ना, किसी भी वर्ड की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर डिक्शनरी फॉर्मेट में रैंक निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है। बट आप मान के चलो जेई एडवांस अब कभी नहीं पूछने वाला है कि इस पर्टिकुलर वर्ड की क्या रैंक होगी, बल्कि उससे मिलता जुलता सवाल भी जेई एडवांस वाले कभी नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। लॉट ऑफ सिचुएशन है दुनिया में, हर बार नई सिचुएशन ढूंढ के लाते हैं। तो इसलिए बेटर होगा न्यू प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, उसको इमीडिएटली समझ के सॉल्व करना सीखिए आप। चलिए खैर, मेरी बात आप समझ ही रहे होंगे, और बाकी चीजें और हम आपको बताते रहेंगे समय समय पे। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 24 पे बच्चों। 24 क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, कुछ ऐसा गिवन है एक्स वाई जेड माइनस जेड सॉरी, एंड 1 2 3 1 1 2, और ये भी गिवन है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ द कंडीशन इज, एक कंडीशन गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is equal to 4 power 8 and 5 power 16, then find the number of such matrices. Okay, find, क्या फाइंड आउट करना है, यहां लिखते हैं फाइंड नंबर ऑफ सच ए, सच मैट्रिक्स ए। ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखिए, इसको तो समझते रहेंगे, पहले यहां आते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में भी हमने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला समझाया था, कैसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है और के टाइम आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 टू द पावर k। ओके, अब इस क्वेश्चन में n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो है 3/3, तो n का वैल्यू 3 हो गया, तो हियर दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट a टू द पावर 2, 3 - 1 2, और k कितना 1 2 3 4 टाइम है, तो
सो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर 16। करेक्ट। सामने जो लिखा हुआ देखिए 4 पावर 8, इसको 2 पावर 16 लिख सकते हैं, इसको 5 पावर 16 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बन गया 10 पावर 16, यानी इससे आपको मिला डिटर्मिनेंट a का वैल्यू होना चाहिए +10 या -10। करेक्ट। अब इधर को आ जाओ, यहां से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखो डिटर्मिनेंट a यहां से, तो इस डिटर्मिनेंट को सीधे सीधे ओपन कर लो आप। x मल्टीप्लाई विद दिस 4 - 3 तो x ही हो गया वो, y मल्टीप्लाई विद दिस 3 - 2 तो वो भी y हो गया, -z मल्टीप्लाई विद 1 - 2 -1 तो ये भी +1 हो गया। तो इसका वैल्यू ही x + y + z है। अब उसको अगर मैं यहां मर्ज कर लूं तो दैट मस्ट बी +-10, +10 और -10, दो पॉसिबिलिटी। अब देखो यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया, x y z बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसलिए भैया ये -10 तो आ ही नहीं सकते, राइट। नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, जोड़ोगे 3 को तो -10 नहीं आएंगे ना, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 10। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, नहीं है तो यहां मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो x1 + x2 करके अप टू xr इज इक्वल टू 10। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको पता करने हैं तो दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन कौन से, एक तो कि जब ये होल नंबर हो, होल नंबर मतलब एनी वन ऑफ देम कैन बी 0 1 2 3 4 इस तरह के वेरिएबल लेने हो, तब तो बेटा फॉर्मूला होता है n + r-1 cr-1। ओके। और ऐसा हो कि xi ऑल दीज वेरिएबल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नन ऑफ देम कैन बी 0 1 2 3 4 लेके अप टू ले सकते हैं ना, तो फॉर्मूला होता है n-1 cr-1। इतने सॉल्यूशन होते हैं इसके, करेक्ट। तो ये मैं यहां लगा लेता हूं। तो मुझे अगर मैं इसके सॉल्यूशन ढूंढूं, ऐसी वैल्यू ढूंढूं x y z की जिनको जोड़ने में 10 आ जाए, तो वो कितनी वैल्यू होगी। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज n-1 10-1 cr-1 3-1, 3 वेरिएबल है, तो ये हो गया बच्चों 9c2। सही है, 9c2 कितना हो गया, 9 8/2, 9 और 8 तो 9 × 4 36। तो टोटल 36 तरीके से आप एक्स वाई जेड चूज कर सकते हो। एक्स वाई जेड चूज करके यहां डालोगे तो ये मैट्रिक्स चूज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स इज 36। दैट्स ऑल। ओके। कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगे हैं देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन, ठीक है, जिसके रूट कैसे हो, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ओके। तो ये दो फंडे याद रखना, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन हो तो n-1 cr-1, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन हो तो n + r-1 cr-1। और ये तो आप जानते ही, ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अब की बार। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 25, दैट मीन्स इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। और आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सवाल है और ये बहुत पॉपुलर किस्म है इस तरह के सवालों की। देखिए इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, x² / p² को हम कैपिटल X लिख देते हैं ऐसे, ओके, और y² / q² को हम लोग कैपिटल Y लिख लेते हैं, और z² / r² को हम लोग कैपिटल Z लिख लेते हैं। अगर ऐसे लिखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन मुझे गिवन है वो ऐसे देखो, x + y = 1/r² + a और z, यो है ना। इस a z को मैं इधर ले आता हूं और इसको दोबारा से ऐसे लिख लेता हूं, -az = 1/r²। ओके। सिमिलरली अब यही काम मैं बाकी इक्वेशन में कर रहा हूं। नेक्स्ट जो मेरे पास x² / p² दैट कैन बी रिटन x, और z² / r² दैट कैन बी रिटन z। सामने है बच्चों 1/q² और इसको इधर ले आओ, -b × y, राइट। ऐसे थर्ड इक्वेशन में है y² / q² यानी y + z = 1/p² और उसको इधर ले आएंगे तो -c × x, कैपिटल X। दैट्स ऑल। ये तीन इक्वेशन हो गई। करना क्या है, यहां मुझे गिवन है x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके, and does not have unique solution and p q r are non-zero real number, then find, क्या फाइंड आउट करना है, a b c -a + b + c, इसकी वैल्यू निकालनी है। कंडीशन ये है, इट मस्ट नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, इट डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन।
ओहो, ये तो बड़ा आसान हो गया। अच्छा बताइए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सबने, क्रैमर रूल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन कब आते हैं? लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन तब आते हैं जब डेल्टा की वैल्यू जीरो ना हो। डेल्टा की वैल्यू जीरो ना हो। डेल्टा क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो अगर जीरो ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन ना आए, तो इसका मतलब डेल्टा जीरो हो जाना चाहिए, राइट? कुछ लोग डेल्टा बोलते हैं, कुछ डी बोलते हैं। मतलब क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई करो, क्या आया? माइनस बी, फिर ये मल्टीप्लाई करो माइनस सी, फिर ये माइनस ए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ये प्रोडक्ट माइनस ए बी सी सब्ट्रैक्ट होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करो दिस प्लस का 1, फिर सब्ट्रैक्ट करो दिस प्लस 1। ये इसकी वैल्यू है भाई। ये तो वही आ गया जो हमें चाहिए। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए बी सी और माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये -2 को सामने ले जाओ तो +2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज +2। ये 0 पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। ओके, यही कैलकुलेट करना था। तो इसमें कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और कब क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला केस। क्रैमर रूल याद है आप सबको? चलिए मैं आपको क्रैमर रूल के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आपको याद होगा, डेल्टा 0 हो, डेल्टा 1 0 हो, डेल्टा 2 0 हो, डेल्टा 3 0 ना हो मान लो, तो बताओ क्या होगा? तो आप सबको याद होगा इस केस में नो सॉल्यूशन होते हैं। और अगर ऐसा हो कि डेल्टा 3 भी 0 है तो फिर क्या होता है? तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सही है, यही होता है। बट यहाँ एक छोटा सा झोल है, क्रैमर रूल में एक लूप होल है ना, और वो ये है कि देखो बेटा, इस केस में नो सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। दोनों में से एक बात होगी। ओके, अब आप सोचिएगा इस पर, कभी मौका मिला तो हम इस पर और डिटेल में आपको समझाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा हम डिटेल से एक्सप्लेन करें क्रैमर रूल को, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पूछे उसके बाद आप बताएं, राइट? तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको करना क्या है, नेक्स्ट डीपीपीज जो है, नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट जो अपनी, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और फिर आइए सॉल्यूशन देखने के लिए। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा और पता चलेगा कि हमें कैसे सोचना चाहिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डू नॉट फॉरगेट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। So love you all. We will meet in the next class. Till then, goodbye dear.